अपन स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से। क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो टर्म 2 में आने वाला है। इसके बाद अपन मैथ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो भी करने वाले हैं। तो आज अपन देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो आज जो आप ये देख रहे हैं हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं अपन। इसके अंदर कुछ मेजर 4-5 टॉपिक्स होंगे, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1918 तक, 1914 से 1918 तक हुआ। तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर हुआ। लेकिन उसके क्या इफेक्ट अपने इंडिया के ऊपर पड़े, क्योंकि उस समय अपन जो है इंग्लैंड जो थी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और अपन इंग्लैंड के जो है क्या थे, इंग्लैंड उस समय इंडिया उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी थी। तो उस कॉलोनियस पीरियड की वजह से इंडिया पर भी कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि अपने इंडिया के सोल्जर्स थे वो भी वहां पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2 है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब 1915 में इंडिया के अंदर गांधी जी आए तो गांधी जी ने बिफोर सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है अफ्रीका में अप्लाई किया और उनसे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो उन्होंने इंडिया में आकर के 1916 में, 1917 में, 18 में, उसके बाद आफ्टर मतलब इस कॉन्सेप्ट को वो कंटिन्यू रखते रहे। एज अ वेपन उन्होंने जो है इसको यूज किया और सत्याग्रह का मेन जो उनका वेपन हुआ करता था वो हुआ करता था नॉन वायलेंस। तो ये भी अपन इस चैप्टर में इनके सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं रोलेट एक्ट। ये जो कहानी है 1919 की, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट जो है क्या है, कैसे ये इंडिया में आया, कौन लेके आया, कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई और रोलेट एक्ट का जलियांवाला बाग इंसिडेंट से क्या जो है रिलेशन है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, उसके बाद में जलियांवाला बाग से इफेक्टेड होकर के गांधी जी ने कैसे कैसे मूवमेंट किए, चाहे वो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, चाहे आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो। उसी के टाइम पीरियड में आपकी जो उन्होंने जो विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई चाहे वो हो, इनसे रिलेटेड सारे जो जितने भी मूवमेंट है वो अपन इंडिया के अंदर देखेंगे। और फाइनली किस तरीके से गांधी जी और गांधी जी के बाद में जो है दूसरे और नए नए लीडर से आपके भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों ने किस तरीके से देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की और किस तरीके से हमने अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया। ये सारी की सारी अपने स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो तो आज का वीडियो जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया से। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होने वाला है कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अदरवाइज जब हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि क्या हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे अपन, इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय हम इंग्लैंड की कॉलोनी थी और कॉलोनी इट मींस आप समझ सकते हो कि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो हम लोग जो है वो अंग्रेजों की तरफ से यानी इंग्लैंड की तरफ से जो है इंडियंस वहां पे वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वहां हुआ, हम उनकी कॉलोनीज थी तो हमारे ऊपर ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ना ही था। तो देखो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा 1914 से 1918 के बीच में। तो अब 1914 से लेकर 1918 तक टोटल 4 इयर्स तक ये चला था। तो इन 4 इयर्स में हम लोगों ने ऐसी क्या चीजें जो है हमारे ऊपर उनके इफेक्ट पड़े, तो उनको कुछ पॉइंट्स में अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस। तो अब क्या हुआ, मार्केट में जितने भी गुड्स थे, जितने भी सामान थे, जितनी भी चीजें थी, उनकी प्राइसेस क्या होने लग गई, दिन ब दिन इंक्रीज होने लगी। जो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 10 रुपीज में मिलता था उसकी लगभग 20 to 25 रुपीज जो है वो प्राइस हो गई थी। सेकेंड, टैक्स। ऑलरेडी हम बहुत सारे टैक्सेस उन गवर्नमेंट को पे कर रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी हम बहुत सारा टैक्स पे कर रहे थे, उस टैक्स को तो बढ़ा वैसे ही दिया। उसके अलावा भी एक नया टैक्स और इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू इनकम टैक्स। एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, इनकम टैक्स, जो आज हम लोग जो है आज इस टैक्स को हम पे कर रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्मी जो है अब रिक्रूटमेंट होने लगी, इंडियन आर्मी नहीं, जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी
उस आर्मी के अंदर इंडिया के जो पहले केवल सिटीज के अंदर पार्टिसिपेशन होता था, अब क्या होने लगा, जो रूरल एरिया था, जो ग्रामीण लोग थे, उन लोगों को भी आर्मी में रिक्रूटमेंट की जाने लगी। किस तरीके से, जबरदस्ती फोर्सली रिक्रूटमेंट होने लगा। तो जो क्या होने लगा, पब्लिक जो है ब्रिटिशर्स पे गुस्सा करने लगी, मतलब थोड़ी एंगरनेस वाली फीलिंग आ गई। क्रॉस फेलियर, अब क्रॉस फेलियर हुआ क्या, यहाँ पे बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आने की वजह से क्या हो गया, अकाल आ गया। अब अकाल पड़ गया तो इट मींस हुआ क्या, जो कुछ जो है फसल तो उगी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब फसल है नहीं, फिर भी हमारे को टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो यहां बहुत सारे इफेक्ट अपने ऊपर पड़ रहे हैं। लास्ट इसी टाइम पीरियड में एक प्लेग है, प्लेग नाम की एक डिजीज है, एक महामारी फैल गई जिसमें लगभग 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल्स जो है उसकी डेथ हुई थी। और आप लोगों को, मेरे दोस्तों को जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी करीबन 1 से 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो करीबन इसकी चपेट में आकर के उनकी डेथ हो गई थी। हजारों करोड़ लोग मर गए थे इसके अंदर। तो ये इफेक्ट हमारे वर्ल्ड वॉर के जो है इंडिया के ऊपर पड़े। अब उसके बाद में जब इंडिया के ऊपर इन सारी चीजों का जो है इफेक्ट पड़ा तो पब्लिक बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस हो गई। डिप्रेस क्यों हुई, क्योंकि हर चीज के रूप में जहां देखो वहां टैक्स के रूप में गवर्नमेंट उनसे पैसा ले रही थी, पब्लिक परेशान थी। तो उसी टाइम पीरियड में एक नया शक्तिमान बन के एक व्यक्ति आता है और उड़ करके भारत में आता है। कब, 1915 में, जनवरी 1915 में। और उस शक्तिमान का नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इससे पहले अफ्रीका में थे और अफ्रीका में जनवरी 1915 में इंडिया में उनका डिपार्चर होता है। और डिपार्चर होने के बाद उन्हें जो है वो पहले ये सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें उनको पता चलती है। उससे पहले एक इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट मैं बताता हूं। इंसिडेंट है कहां का, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। क्या होता है कि वहां पे उनको एक रेसिस्ट रीजन का मतलब जो नस्ल में भेद करते हैं ना, काले और गोरे में, तो इस तरीके की जो रेसिस्ट है वो वहां पे हुआ करती थी। तो उस रेसिस्ट के अगेन उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिसे कहा गया सत्याग्रह। इट मींस इसमें 2 वर्ड है, इनको देखते अपन क्लियरिफाई। 2 वर्ड है, सत्य और आग्रह। सत्य इट मींस ट्रुथ और आग्रह इट मींस उसको बुलाना, उसको कॉल करना, यानी कॉलिंग टू ट्रुथ। यहां पे डेफिनेशन भी दी हुई है, अपन देख लेते हैं। इट एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रुथ। 2 चीजें हैं, पावर ऑफ ट्रुथ एंड सर्च ऑफ ट्रुथ। यानी एम्फसाइज करना किसके लिए, एम्फसाइज का मतलब होता है प्रेशर देना, बल देना। तो ये जो सत्याग्रह है किसके ऊपर बल देता है, सच्चाई की शक्ति और सच्चाई की खोज के ऊपर जो है ये बल देता है। इट मींस फाइनली हम एक चीज कह सकते हैं कि रियलिटी में ये 1 रुपीज की कोई कॉइन है। अभी तक आपके समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 रुपीज की कोई कॉइन है। इस 1 रुपीज की कॉइन का वैल्यू रियल में कितना होना चाहिए, 1 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका टैक्स पे करके 1.5 रुपीज का पे आपसे जो है डिमांड कर रही है, तो इसका रियल में अमाउंट कितना ये है। तो इस रियल अमाउंट के लिए उसके जो है सच्चाई निकालने के लिए जो भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी वो चीज करेंगे, वो क्या आएगा, हमारा सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला बात कर रहे हैं 1915 में वो आए। आकर के जब उन्हें ये चीज देखी कि जब मैं ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका के अंदर कर सकता हूं तो मैं मेरे इंडिया के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी ने कुछ मेजरली सत्याग्रह के स्टार्टिंग में, उसके बाद आगे अपन देखेंगे रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आएगा, फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आएगा, वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं, कुछ 3 मूवमेंट्स है, एक 1916 का है, एक 1917 का, एक 1918 का है। बात कर ले फर्स्ट मूवमेंट 1916 में ये हुआ था बिहार के अंदर। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। चंपारण पे इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था। इंडिगो प्लांटेशन क्या है बता देता हूं मैं आपको। तो चंपारण बिहार आपके यहाँ है, बिहार के अंदर चंपारण है आपके। तो वहां पे क्या होता है, वहां के किसानों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स करती है। इंडिगो कुछ लोग मेरे नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं बेटा हिंदी में नील। जो आपके कलर, जो कली वगैरह करते हैं, जो कपड़े आप जो है ड्रेस जो होती है उसके अंदर जो नील डालते हो ना, उजाला के कुछ ऐड वगैरह आता है, तो वो नील है, वो है इंडिगो, एक कलर है।
तो इसकी प्लांटेशन के लिए वहां पे फोर्स किया जाता था कि आप अगर खेती कर रहे हैं तो आपके पास अगर जमीन है, आप एक जो है पीजेंट्स है, तो आपको अपनी जमीन के ऊपर इंडिगो की प्लांटेशन करनी ही पड़ेगी। ये फोर्स दिया जा रहा था, तो वो लोग करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता था, इसकी मेंटेनेंस भी उनको नहीं आता था। इस वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया और फाइनली वहां पे वो जो है इसके अगेंस्ट जो है विक्ट्री उनको मिलती है। दूसरा देख लेते हैं 1917 में गुजरात स्टेट के अंदर एक जगह है खेड़ा, गुजरात के अंदर खेड़ा है, वहां पे 1917 में पीजेंट्स क्रॉप फेलियर होता है। मतलब पीजेंट्स का मतलब किसान हो गए अपने, क्रॉप फेलियर का हुआ क्या कि वहां के किसानों की अकाल की वजह से हो गई, फसल खराब हो गई। इट मींस वहां पे बिल्कुल सूखा पड़ गया, फसलें बची ही नहीं। तो अब जब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो हम टैक्सेस क्यों पे करेंगे। लेकिन वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो वहां की गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो क्रॉप फेलियर हुआ है, डजंट मैटर, वी वांट ओनली टैक्सेस, ठीक है, विदाउट एनी कंसेशन। तो अब विदाउट एनी कंसेशन तो बहुत दूर की बात है, जो टैक्स देने की सिचुएशन ही हमारी नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम टैक्स किस तरीके से पे करेंगे। तो हमारे पास कोई और दूसरी चॉइसेस नहीं थी। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, 1917 में वहां गांधी जी गए शक्तिमान की तरह उड़ करके और वहां पे भी एक सत्याग्रह कर दिया। फाइनली गांधी जी एक बार फिर अहमदाबाद में ही जो कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, ठीक है, और जो ऑनर्स थे, उनके बीच के अंदर जो है एक मास मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट का जो है वो जो क्या होता है पैटर्न सत्याग्रह पे बेस होता है। और जिसकी वजह से अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस होती है कि पहले वर्कर्स को जो क्या करना पड़ता था, 8 आवर्स जो है वो वर्क करना पड़ता था। तो अब वहां पे उनको 8 आवर्स की जगह कितने आवर वर्क करना है, 12 आवर वहां पे उनको वर्क करना है। लेकिन जो वेजेस इनको जैसे मान लो कि 10,000 रुपीज पे किया जाता था, टाइम आवर्स बढ़ने के बाद भी उनका वेजेस किसी भी तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ था। तो फाइनली वो ये डिमांड कर रहे थे कि अगर आप हमारा टाइम आवर्स बढ़ा रहे हो, डजंट मैटर, वी विल एलिजिबल फॉर दिस, बट वेयर इज माय वेजेस, आपने हमारा वेजेस इंक्रीज क्यों नहीं किया। तो इसकी वजह से ऑनर वर्सेस वर्कर के बीच में जो है मूवमेंट होता है और वहां पे भी सत्याग्रह का एक एक्सपेरिमेंट अपने को देखने को मिलता है। फाइनली तीनों सत्याग्रह में गांधी जी को विक्ट्री मिलती है और तीनों मैप में भी आपको पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा डीपली पढ़ ले उन्हें। तीनों चीजें हैं, खेड़ा कहां पे है, खेड़ा गुजरात के अंदर है, ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, और चंपारण कहां पे, बिहार में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मैप से रिलेटेड। और तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे 1919 के अंदर जो कुछ 2 एक्टिविटीज हुई उनके बारे में। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में और देन अपन पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है, ठीक है। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून है इंडियन के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है देखिए, बात करते हैं। द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू repress the political activities. Political leaders can be arrested and kept in prison without trial for 2 years. यहां अपन पॉलिटिकल लीडर्स की जगह एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, रेवोल्यूशनरीज, ये वर्ड भी लिख सकते हैं। मतलब जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लीडर्स की भी, ठीक है। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स की पहले भी डिमांड आई थी कि सर हम जो है आपके वीडियोज के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं कंटिन्यू। तो बात करेंगे इसकी डेट की, तो बेटा इसकी डेट है 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी अपोज द इनजस्टिस लॉ, गांधी जी ने इस इनजस्टिस लॉ को अपोज किया और लॉन्च हार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। इसलिए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जो लगभग 10 अप्रैल तक कंटिन्यू चलता रहा। नॉन वायलेंट, अब इस सत्याग्रह के अंदर क्या क्या हुआ देखो, नॉन वायलेंटली मतलब किसी भी तरीके से कोई वायलेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई, पूरा का पूरा नॉन वायलेंट था। रैलीज की गई, स्ट्राइक्स हुई जगह जगह पे, प्रोटेस्ट हुए, वर स्टार्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है कि केवल अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में बंगाल से स्टार्ट हुआ, फिर साउथ में गया, फिर नॉर्थ में गया, अपन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट रैलीज होने लगी। टू कंट्रोल ऑल द ब्रिटिश टुक
वेराइज स्टेट एंड वन वाज द दैट दे। अब उसने ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो अप्लाई किए। उनमें से एक स्टेप ये है कि फायर्ड ऑन पीसफुली प्रिजन्स, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर क्या किया गया, फायर किया गया इन अमृतसर। ठीक है, अब ये अमृतसर के ऊपर जो फायर हुआ उसे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के रूप में। ठीक है, दिस वॉज प्रोवोक टू टुक वायलेंस, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत ज्यादा वायलेंस है वो हो गई। तो बात कर रहे हैं कि कहां वायलेंस हुई, किस तरीके से वायलेट हुई। तो एक बार इसको अपन बात कर लेते हैं रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट एक्ट देखो बेटा स्टूडेंट्स, बात ये है कि गांधी जी है, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। उसी टाइम पीरियड में अपन बात करें तो कांग्रेस है, वो भी उसी टाइम पीरियड में इनके अगेंस्ट थी, और भी बहुत सारे अदर जो एक्टिविटीज हैं वो भी थी। आगे आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक उसका भी फॉर्मेशन की। तो ये सब लोग जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर के अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे थे नेशनलिज्म के लिए, लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स डेवलप कर रहे थे। तो उन लोगों को कैसे रोका जाए, उनके लिए कानून बनाया गया। ये कानून ये था कि कोई जो भी रेवोल्यूशनरीज है या जो भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो उन लोगों को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एफआईआर, विदाउट कोई कोर्ट, विदाउट कोई पुलिस के बिहाफ आपको सीधा सीधा 2 साल के लिए उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, सीधा विदाउट परमिशन उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये कानून था, वो था रोलेट एक्ट। तो इसके अगेंस्ट जो है अमृतसर के अंदर जो है पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वायलेंस ड्यू टू रोलेट एक्ट, मार्टियल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन 13 अप्रैल। बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को होता क्या है, जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब अमृतसर में, उस बाग के अंदर 2 चीजें हो रही होती है। एक तो वहां पे बैसाखी जो है पंजाबी लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है, तो एक तो बैसाखी का फेयर चल रहा था। उसी टाइम पीरियड में वहां पे क्या हो रहा था, कुछ लोग मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इधर से मेले की वजह से भी बहुत सारी गैदरिंग हो रखी थी, प्रोटेस्ट की वजह से भी गैदरिंग हुई, मतलब गैदरिंग बहुत ज्यादा हो गई वहां पे। तो इस वजह से हुआ क्या कि वहां बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पब्लिक वहां पे गैदर्ड हो रखी थी। तो अब इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने फायर करवाना स्टार्ट किए। तो उस फायर की जो कमांड है वो संभाली जनरल डायर ने। और क्या किया, वो जो जलियांवाला बाग है उसके जितने भी एग्जिट्स है उन एग्जिट्स को क्लोज करवा दिया, अब ताकि पब्लिक बाहर नहीं निकल सके। और उनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने फायर स्टार्ट कर दिया जो क्राउड थी, उस पूरी क्राउड के ऊपर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे शॉर्ट टर्म से पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट है कब हुआ, ठीक है, उसके ऊपर फायर जो है किसके द्वारा किया गया। एमसीक्यूज में आ सकता है छोटा मोटा, या ऐसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ 13 अप्रैल 1919। ठीक, ओके। अब होता क्या, इस वजह से हुआ क्या, मैनी पीपल वर किल्ड, बहुत हजारों लोग इसके अंदर मारे गए। दिस एंगर्ड क्राउड पीपल टुक आवर वायलेंस, अब इस वजह से पब्लिक जो है वो वायलेंट हो गई। वायलेंट होने से क्या हुआ, क्लैश विद पुलिस एंड अटैक ऑन प्रॉपर्टी। तो अब पुलिस के साथ क्लैश होने लगे, ठीक है, पुलिस स्टेशन पे अटैक्स होने लगे, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर अटैक होने लगे। और इस वजह से अब हुआ क्या फाइनली, अब इस टाइम पीरियड में अपन आगे देखेंगे कि इसी वजह से अब कांग्रेस एक अपनी मीटिंग करेगी, और मीटिंग के बाद जब गांधी जी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो फाइनली गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अपन देखेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से कौन कौन से सोसाइटी के पार्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस किस तरीके से किया, क्या उनकी थॉट्स थी, क्या उनकी डिमांड्स थी, किस तरीके से वो जो लोग हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे, क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद 1-2 टॉपिक और पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी और साइमन कमीशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन अपन पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका,
1928 1929 वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा इफेक्ट अगर वर्ल्ड वाइड है, इट मींस पूरे वर्ल्ड लेवल का है, तो इंडिया पे भी उसका कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देन उसके बाद साइमन कमीशन जब इंडिया में आया, देन उसके बाद क्या क्या चीजें यहाँ हुई, वो सारी इस कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग अपन टॉपिक है अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1921। अपन ने इससे पहले जस्ट पढ़ा पूना पैक्ट के बारे में कि गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक एक्ट साइन हुआ, वो पूना पैक्ट था। देन उसके बाद में एक मूवमेंट की जरूरत थी, मास मूवमेंट जो चाहिए था वो पब्लिक, क्योंकि जो है पब्लिक जो सत्याग्रह चल रहे थे उनसे बहुत इंस्पायर हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंडिया में कुछ ऐसा बहुत लार्ज स्केल पे कोई मूवमेंट होना चाहिए जो जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी जो भी रूट्स है उनको हम थोड़ा सा हिला सकें। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। वर्ड में ही पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है, नॉन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब उनके साथ में कॉर्पोरेट करना। अब हम उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इट मींस क्या हो गया, नॉन कॉर्पोरेट। तो अब हमें उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना है, बस कुछ नहीं, डेफिनेटली यही सारी चीजें। तो इसमें अपन इस पूरे चैप्टर में 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। शुरुआत करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो नॉन कॉर्पोरेशन बेटा स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 के अंदर, और इसमें टोटली इस बुक्स के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी मिडिल क्लास के लिए, कि मिडिल क्लास ने क्या किया, वो सारी चीजें देखते हैं। मिडिल क्लास ने क्या किया, मिडिल क्लास ने बाइकआउट कर दिया। किसको बाइकआउट किया, जो फॉरेन गुड्स से या फॉरेन क्लॉथ से, उन सबको बाइकआउट करके उन्होंने अपना इसमें पार्टिसिपेशन किया। फिर उसके बाद बात करते हैं पीजेंट्स की। तो पीजेंट्स के सामने एक मेजरली एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है बैगर। बैगर क्या होती है, बैगर मींस वो वर्क जो क्या हो, विदाउट पेमेंट हो। क्या हो, विदाउट पेमेंट जो भी वर्क होता था उसे हम कहते हैं बैगर। तो यहाँ पे बैगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स ने उनको जो है जो भी आपके जमींदार वगैरह हुआ करते थे या उनके साथ कॉर्पोरेट करना बंद कर दिया, और बैगर करना जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया, यानी नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ बैगर, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, बात करते हैं ट्राइबल पीपल की। तो ट्राइबल पीपल है, इससे रिलेटेड बहुत आपके जो है सामने मार्च 25 को शायद एक मूवी रिलीज होने वाली है, RRR, ठीक है। RRR एक मूवी रिलीज होने वाली है, वो इसी के ऊपर है। ट्राइबल पीपल है, इनका एक लीडर होता है जिसका नाम होता है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू वो इस पूरे मूवमेंट को लीड करता है ट्राइबल पीपल का। और ट्राइबल पीपल क्या करती है, ट्राइबल पीपल गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देती है। कहां पे है ये गोरिल्ला वॉर, आंध्र प्रदेश। कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर एक गुडिन हिल होती है, गुडिन हिल्स होती है। उन गुडिन हिल्स के अंदर, आंध्र प्रदेश की गुडिन हिल्स के अंदर जो ट्राइबल पीपल है वो लीड करता है उसको अलूरी सीताराम राजू, और वो लोग क्या करते हैं, जो है गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं। अब ये गोरिल्ला वॉर इट मींस आप पहले ही में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें होती है, जैसे इंडो चाइना में देखा तो उसमें इंडिया और चाइना नहीं होता, उसी प्रकार इसके अंदर भी गोरिल्ला वॉर में गोरिल्ला नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ वॉर्स, नॉट इंक्लूडिंग गोरिल्ला। तो क्लियर है। देन उसके बाद प्लांटेशन वर्कर की बात करें तो प्लांटेशन वर्कर्स कौन, वो वर्कर्स जो ओनली जो फील्ड एरियाज है आपके, जैसे आपका टी फार्मिंग है, उनके अंदर प्लांटेशन का काम करते थे। तो उन वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें एक्ट साइन कराया जाता था और उनके तहत उनको कोई लीव्स नहीं मिलती थी। तो वो क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि गांधी राज आने वाला है, गांधी राज वह कम, ठीक है, कमिंग। और तो उससे क्या होगा, वो ये उनको ऐसा शायद किसी ने भ्रम आ गया होगा या अफवाह ऐसी फैल गई कि गांधी जी क्या होगा, गांधी राज आने के बाद में हमें अपने अपने गांव में जमीनें मिलेगी, हमें वहां रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह मिलेगी। ये सारी जो चीजें हैं वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के तहत पब्लिक जो है उनके दिमाग में आती रहती है। तो इस तरीके से इन 4 पार्ट्स में अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को समझा कि कैसे कैसे लोगों ने वहां पे जो है पार्टिसिपेशन किया। और देन फाइनली फरवरी 1922 के अंदर यूपी गोरखपुर, यूपी में कहां है, गोरखपुर में, जहां पे आपकी योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, वहीं उसी जगह की यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा।
वहां का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे फार्मर्स जो लोग होते हैं वो उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफी जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी ये सोचते हैं कि मेरे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसका मेन रोल क्या था, उनका नॉन वायलेंस। तो ये कह रहे थे कि भाई जब मैं नॉन वायलेंस को कंटिन्यू करके कैरी करके चल रहा हूं तो मेरा कोई भी मूवमेंट उसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और चोरा चोरी की वजह से क्या हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गई थी। तो उन्होंने फाइनली चोरा चोरी की वजह से नॉन कॉर्पोरेशन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो फेब 1922 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वर सस्पेंडेड। आफ्टर दैट नॉन कॉर्पोरेशन वर सस्पेंडेड, एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई। क्या बनाई, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास फॉर्म ए सोसाइटी स्वराज पार्टी, एक स्वराज पार्टी नाम से इन्होंने पार्टी जो है उसको क्रिएट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद दो टॉपिक्स है उनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब वो आया था, आपको पता हो तो अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में कब आया था, ये आया था 1928 टू 1929, इस टाइम पीरियड में आया था। और इस टाइम पीरियड में अपन ने देखा कि बिलियंस शेयर जो है वो बिक चुके थे, और जो एक उनकी जो भी शेयर मार्केट था वो पूरा क्रैश हो गया था, ठीक है, ये सारी चीजें। वो उसी तरीके से क्या हुआ, अब इंडिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, ठीक है, जो भी आपकी धान की या कॉटन जो भी हो रहा था उसमें, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो बिगिन टू फॉल, वो गिरना स्टार्ट हो गई थी। कब, 1926 के अंदर वो गिरना स्टार्ट हो गई थी एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। और 1930 के आफ्टर यानी 1930 खत्म होते होते वो प्राइसेस पूरी कोलैप्स हो गई, मतलब पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। देन उसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ पे आया 1928 के अंदर, कब, 1928 में सर जॉन साइमन एक साइमन कमीशन लेके आए। साइमन कमीशन इसलिए है क्योंकि इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे, और वो एक कमीशन लेके आए थे, तो इनके हेड होने की वजह से इस कमीशन को क्या नाम मिला, साइमन कमीशन। कब आया साइमन कमीशन इंडिया, ठीक है, व्हेन वाज द साइमन कमीशन कम इन इंडिया, इन 1928 एंड इन December 29 एट लाहौर। तो अब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में क्या हुआ, लाहौर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, कब, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या डिमांड रखी गई, उसके अंदर डिमांड रखी गई पूर्ण स्वराज की। किसकी डिमांड, पूर्ण स्वराज की। देन उसके बाद में क्या होता है, देन उसके बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड के बाद गांधी जी क्या करते हैं, साल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं, और साल्ट मार्च के साथ ही उन्होंने एक और नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो साइमन कमीशन में अपन ने इससे पहले अपन ने पढ़ा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अपन ने क्या देखा कि गांधी जी ने एक लार्ज स्केल पे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, ठीक है, जिसका जो है कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिला, लेकिन अचानक जो है उन्होंने गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया, चोरा चोरी जो गोरखपुर के अंदर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में। तो अब लोगों के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी कि हम बहुत यूनाइटली वर्क कर रहे थे, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टाइम मिल गया कि लोगों के अंदर ये जो फीलिंग्स है, ये जो आइडियाज है वो डेवलप कैसे हुए, उनकी स्टडी कैसे करें अपन। तो उसकी स्टडी के लिए क्या किया, उन्होंने कमीशन भेजा जो पूरा का पूरा केस स्टडी कर सके कि क्या चला, क्या हुआ, क्यों ऐसी जो घटनाएं वो घटी, क्यों ये पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो बना। तो स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने सर जॉन साइमन को इसका हेड बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जॉन साइमन है उस जॉन साइमन को उसका हेड बनाया और उन्हें इंडिया भेजा गया कुछ लोगों की ग्रुप्स के साथ में, बेसिकली 5 लोगों का एक ग्रुप था, उसे ये भेजा गया। और भेज करके काम क्या था उनका, उन्हें एक टॉपिक दिया गया, ये टॉपिक बोले तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, कि ये जो सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट हुई और उसके अलावा आगे हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सके, उससे रिलेटेड क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या हम प्लानिंग्स पहले से है वो तैयार करें। तो क्या हुआ, सर जॉन साइमन हेड ऑफ दिस कमीशन, सर जॉन साइमन को हेड बनाया गया इस कमीशन का। कमीशन इज अ ग्रुप हेड रिप्रेजेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसकी, सर्च फॉर द टॉपिक, क्या टॉपिक सर्च करना था,
टॉपिक प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो जो गवर्नमेंट ने उन्हें टॉपिक्स दिए थे कि आपको ये करना है, नॉन कॉर्पोरेशन के रीजंस को आपको फाइंड करना है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है वो आपको फाइंड करना है, क्या हम आगे इसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास है, वो सारी चीजें जो है हमें इनके अंदर फाइंड करनी थी। तो फाइनली होता क्या है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन है वो कहाँ आता है, केम इन इंडिया, इंडिया आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि अब जो भी रिजल्ट आने वाला है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में आएगा, बिकॉज ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया का कोई मेंबर था ही नहीं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो हाइडली वर्क करेंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा वो इंडिया के लोगों को उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा और अंडरग्राउंडली वर्क करने वाले हैं। तो अब होता क्या है, इस साइमन कमीशन की वजह से बहुत सारी हलचल जो है हमारे इंडिया के अंदर होने लगती है, और उस समय एक सिंगल वन पार्टी थी, इसका नाम था कांग्रेस, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। अब वो किसी भी फॉर्म में वर्क कर सकती थी, वो हमने नॉन कॉर्पोरेशन में पढ़ा कि वो केवल जो हायर कैटेगरी के लोग थे, हायर कास्ट थी, लाइक हिंदूज, उनको सपोर्ट कर रही थी, मतलब टोटली इक्वली जो है सोसाइटी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब आगे देखेंगे कि हुआ क्या, उस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का जो है 1929 में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे हुई, लाहौर। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट किए जाते हैं, रोटेट करके इनको क्वेश्चंस को दे दिया जाता है कि लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था, या 1929 का कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1929 का जो दिसंबर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी कि वी गॉट ओनली पूर्ण स्वराज, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें केवल पूर्ण स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुल मिला के इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए, वो डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पब्लिक के सामने कुछ नया लाना जरूरी था, पब्लिक परेशान हो गई थी, ठीक है। फाइनली हुआ क्या, 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया उन्होंने इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया क्यों, क्योंकि लोगों को वापस कनेक्ट करना था, तो उन्होंने पहले तो पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी असेंबली में, देन उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंट डे जो है वो डिक्लेयर किया, और उसी की वजह से हमने 26 जनवरी को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको असेंबल किया था। मतलब हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, रीजन पता चल गया आपको, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। और फाइनली हुआ क्या, 4-5 दिन बाद में 31 जनवरी 1930 को क्या किया, गांधी जी ने रोट ए लेटर टू लॉर्ड इरविन, जो उस समय लॉर्ड थे इरविन, तो इरविन को उन्होंने क्या लिखा, 11 लेटर्स का एक डिमांड, ठीक है, 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखा, और उसमें इस लेटर में कौन कौन सी डिमांड्स थी, ठीक है, वो ज्यादातर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल ये एक सिंगल लाइन है आपकी बुक्स में। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, रॉलेट एक्ट के तहत कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारी उनकी पावर्स सीज कर ली गई थी, बहुत सारे एरियाज को सीज कर लिया गया था, उनको लेकर के उनकी कुछ 11 जो है वो डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को लेकर के उन्होंने लॉर्ड इरविन को क्या लिखा, लेटर लिखा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, लॉर्ड इरविन ने उस लेटर को रिजेक्ट कर दिया। अब गांधी जी गुस्सा हो गए और मेरे लेटर को रिजेक्ट कर दिया, तो फाइनली होना क्या था, फाइनली हुआ ये कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक मार्च बोले तो एक यात्रा, एक कह सकते हैं एक रैली जो लंबे दांडी तक जाने वाली थी, कहां से, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके बारे में कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कौन सी मार्च स्टार्ट की, कहां से हुई, कितना डिस्टेंस था, कहां तक गई, कौन कौन साथ गए, और उससे उन्होंने क्या क्या किया, उसका क्या रिजल्ट होने वाला। एंड स्टार्ट मार्च वर स्टार्टेड इन 6 मार्च 1930 बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है वो अपने 78 जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स है उनके साथ में ये जो है 60 मार्च वो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है 60 मार्च, पूरा समझाता हूं आपको। जब जो इनका फर्स्ट मूवमेंट था, कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो उसकी जो है कंटिन्यूसली काफी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, और अपन ने पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में कि चोरा चोरी के कांड के बाद में जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, देन उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो पब्लिक के अंदर ये डिमांड थी कि कोई वापस ऐसा मूवमेंट आए जिससे पब्लिक में यूनिटी आ सके। तो उस वजह से गांधी जी ने सबसे मेजर पॉइंट
क्या पकड़ा उन्होंने? पकड़ा साल्ट, क्योंकि कॉमन मैन की ये नीड थी साल्ट, हर आदमी की जरूरत थी और हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी जो है साल्ट की उसको डिमांड थी। तो उन्होंने एक कॉमन पॉइंट पकड़ा साल्ट, और उस साल्ट को से उन्होंने स्टार्ट की एक मार्च, जिससे उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया। इसका नाम था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसके नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने साल्ट मार्च में क्या किया, कैसे किया। गांधी जी वाज accompanied by 78 of his trusted volunteers। अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, उनके साथ में एक कैंपेन स्टार्ट किया। स्टार्ट कहां से किया उन्होंने? स्टार्ट किया साबरमती आश्रम में। बात करें साबरमती आश्रम की, तो जब गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न आए इंडिया में, तो उन्होंने गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पहले एक आश्रम स्थापित किया। उस आश्रम का नाम स्टार्टिंग में था सत्याग्रह आश्रम। आई विल रिपीट, उस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम, देन उसका नाम चेंज हुआ साबरमती, बिकॉज क्योंकि ये साबरमती रिवर है उसके पास में था। और स्टार्ट यहां से किया और एंड का होता है डांडी। डांडी एक विलेज का नेम है, वहां पे जाकर ये फिनिश होता है, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे साल्ट मैन्युफैक्चर होता था। तो ये टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 240 मील्स थी, और उन्होंने टोटल 24 डेज जो है उसको कंप्लीट करने में लगाए। इट मींस अपन ये कह सकते हैं कि वो पर डे गांधी जी जो है 10 मिलियन के जो डिस्टेंस है उसको कवर करते थे। अब गांधी जी इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इट मींस रास्ते में उनको बहुत सारी विलेजेस में से भी क्रॉस होना पड़ेगा। तो जहां जहां से वो निकलते, 1000 कम टू हियर, वहां पे हजारों लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं मिस्टर गांधी वेयर ही स्टॉप, जहां पे भी वो रुकते थे। क्योंकि जैसे नाइट स्टे करने के लिए या भोजन करने के लिए या अदरवाइज जो भी प्राइमरी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए जहां पे भी वो रुकते थे, हजारों की काउंटिंग के अंदर लोग वहां पे गैदर्ड हो जाते थे। ही टोल्ड अबाउट, अब वो उन लोगों को क्या मैसेज देते थे? वो लोगों को मैसेज देते थे, ही टोल्ड अबाउट स्वराज एंड नॉन वायलेंस। दोनों के बारे में आप क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्वराज। स्वराज इसको डिफाइन करते हैं 2 वर्ड में, स्व यानी सेल्फ, और राज का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी किसकी गवर्नमेंट है? सेल्फ की गवर्नमेंट। इट मींस ही टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। एंड सेकंड इज नॉन वायलेंस। वायलेंस मींस किसी को भी आप टॉर्चर करना, ठीक है, हिट करना किसी को। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसके अंदर वायलेंस नहीं हो, वो एक्टिविटीज किस में आएगी? नॉन वायलेंस में। तो इन दो के बारे में गांधी जी उनको जो है, जो भी लोग उसको हियरिंग करने आते थे उन्हें बताते थे। ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच्ड डांडी। अब फाइनली जो है वो 6 मार्च से 6 अप्रैल तक वहां पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में होता क्या है, गांधी जी वायलेट द लॉ। 6 मार्च को गांधी जी जो है वो कानून, 6 अप्रैल को गांधी जी जो कानून है उस कानून को तोड़ते हैं। कौन सा कानून? ठीक है, किसका कानून? जो साल्ट लॉ था उसको। कैसे तोड़ते हैं? बाय मैन्युफैक्चरिंग साल्ट। वहां पे जाकर के साल्ट बनाते हैं, और साल्ट बना करके जो साल्ट लॉ था उसको ब्रेक करते हैं, उसको वायलेट करते हैं। और फाइनली इसी तरीके से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो इस आपको 6 मार्च 1930 से वो जो है स्टार्ट हो जाता है इस मार्च के साथ में। तो बात करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट का मतलब क्या है, यानी सिविल डिसओबे करना, यानी जो गवर्नमेंट के जो भी लॉ है उसको डिसओबे करना। किसके साथ? पोलाइटनेस के साथ। मतलब रूल भी ब्रेक करना है और हमें नॉन वायलेंस का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों को लेकर के नया कैंपेन चलाया गया जिससे बोला गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस मार्च में उन्होंने स्टार्ट की, नमक की जो दांडी जो है वो यात्रा स्टार्ट की, उसके साथ उन्होंने एक और नया मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसके बारे में बात करेंगे, और उस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसे शॉर्ट में हम जो है सीडीएम भी कहते हैं। फर्स्ट उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हम एनसीएम कहते हैं। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के 10th क्लास एसएसटी में जाकर के पूरे 10th के जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह जो चाहिए तो वो भी आपको अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फिर जो है आपके फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी सोलंकी स्टडी पॉइंट नाम से सर्च करके आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं। बात करेंगे अपन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मार्च में, जब दांडी यात्रा जो आपकी 60 मार्च से वो स्टार्ट हुई थी। उसके साथ ही ये मूवमेंट भी उन्होंने गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। इस मूवमेंट में बहुत लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया।
और हर एरिया के, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट में रहने वाला जो है वो हो, चाहे वुमेन्स हो, चाइल्ड्स हो, हर तबके ने, हर कैटेगरी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो लोगों ने किस किस तरीके से क्या किया कि देखो, पीपल वर नाउ अटैक ऑन आस्क नॉट ओनली रिफ्यूज बट आल्सो ब्रेक कॉलोनियल रूल्स। तो अपन ने ये देखा कि जो एनसीएम था उसमें केवल और केवल उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम आपको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कोऑपरेट करने से भी मना कर दिया और साथ ही जो रूल्स थे उनको भी ब्रेक इन्होंने किया। इसलिए ये एनसीएम से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखो, पब्लिक बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ्स। अब फॉरेन जो क्लॉथ्स थे उनका बाइकॉट किया गया, उनकी होली जलाई गई, और जो पुलिस के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, पुलिस स्टेशन, रेलवे, उन सब पे पब्लिक ने अटैक किया। और आपके जो बाजार वगैरह थे जहां पे लिकर शॉप्स थी उनको जो है लूट लिया गया। कुल मिला के जो है ब्रिटिश जो अंडर में जो भी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स आती थी उनके ऊपर उन्होंने पब्लिक ने अटैक कर दिया। अब बात करें फॉरेस्ट पीपल की, तो अपन ने ये देखा कि फॉरेस्ट के ऊपर क्या उन्होंने बहुत सारे रूल्स लगा दिए थे कि आप जा नहीं सकते, आप फल नहीं ला सकते, आप अपने जानवर को ग्रेजिंग नहीं करा सकते। तो अब पब्लिक ने क्या किया, फॉरेस्ट पीपल जो है उन्होंने वायलेट किया, ठीक है, फॉरेस्ट जो है उसको वायलेट किया। अब वायलेट करने से उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, किस तरीके से वायलेट किया उन्होंने फॉरेस्ट जो एरियाज था जो ब्रिटिश ने, ठीक है, उसको पाबंद कर रखा था कि इस एरिया में आप ग्रेजिंग नहीं करा सकते। वहां ले जाके एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाई, वहां से फल कलेक्ट किए, फ्रूट्स कलेक्ट किए, वहां से वुड कलेक्ट की, ठीक है, फायरवुड्स कलेक्ट किए, वो सारे इस तरीके से उन्होंने अपने जो है फॉरेस्ट लॉज थे उनको वायलेट किया। अब क्या हुआ भाई, अब ब्रिटिश ने कुछ एक्शन लिए, ब्रिटिशर्स अरेस्ट मेनी लीडर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया और ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा जो लोग थे उनको अरेस्ट, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। प्लस पब्लिक अटैक ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसकी वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे क्या करने लग जाती है, अटैक करने लग जाती है। अब गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि जो आपका नॉन कॉर्पोरेट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगा है और इसमें वायलेंस आने लगा है। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जो है एंड दिस मूवमेंट ऑन मार्च 1931, इन्होंने मार्च 1931 में इसको जो है मूवमेंट को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया क्यों, अब पब्लिक परेशान हो गई यहां से। अब पब्लिक ने क्या सोचा था कि गांधी जी हमारे साथ है और इतने वॉयलेट हो चुकी थी ये मूवमेंट कि अंग्रेजों को झुकना पड़ता, लेकिन उसी समय अचानक गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी नहीं किया। वो कर सकती थी अगर गांधी जी ये मूवमेंट जो है खत्म नहीं करते। इस वजह से बहुत सारी पब्लिक इनसे नाराज हो गई क्योंकि गांधी जी ने मार्च 1931 में ये जो है एंड कर दिया इसको मूवमेंट को। अब गांधी जी ने सोचा कि पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, इसलिए गांधी जी ने रीलॉन्च किया इसको 1932 में। बट अब ये अपना मोमेंटम खो चुका था लगभग 1934 में आते आते, क्योंकि पब्लिक जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ के हद से ज्यादा यहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी। अब यहाँ पे उनको रिजल्ट नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं फार्मर्स की, फार्मर्स जो थे या लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश को रेवेन्यू देने से मना कर दिया। अब यहाँ रेवेन्यू माफ हुआ नहीं, उससे पहले गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। अब उनको विद पेनल्टी जो है वो रेवेन्यू डिपॉजिट कराना पड़ा। इसलिए लोगों ने सीडीएम सेकंड में, जब 1932 में ये स्टार्ट हुआ तो सीडीएम जब रीलॉन्च हुआ तो उसमें लोगों ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया जितना सीडीएम फर्स्ट में किया। तो अब अपन देखेंगे कि यहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर 1, तो किस किस तरीके से लोगों ने सीडीएम, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सीडीएम सेकंड हो, किस किस कैटेगरी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। प्लस दूसरी ये बात कि सीडीएम को एंड क्यों करना पड़ा या सीडीएम ने अपना मोमेंटम क्यों खोया। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस करेंगे कि डिस्कस द कम्युनिटीज दैट टुक पार्ट इन सीडीएम, कि कौन कौन सी कम्युनिटीज ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम 5 जो है इसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पीजेंट्स जो है उनको अपन ने 2 पार्ट में बांटा है, एक रिच पीजेंट्स और दूसरा पुअर पीजेंट है। थर्ड अपनी कैटेगरी होने वाली बिजनेस क्लास, फोर्थ वर्किंग क्लास एंड लास्ट होने वाली अपने वुमेन्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिच पीजेंट से।
तो रिच पीजेंट्स की अपन बात करें तो ऑब्वियसली जो है लिमिटेड में थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, और बड़ी जमीन हुआ करती थी इनके पास, बहुत ज्यादा एरिया हुआ करता था, तो इन्हें रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा देना पड़ता था, इसलिए ऑब्वियसली ये जो है रेवेन्यू के अगेंस्ट जाएंगे और सीडीएम में इनको लॉस ब्रेक करना था, वॉयलेट कर रहे थे, तो 101% सबसे ज्यादा जो है इनका ही रोल इसमें होने वाला है। तो बात कर रहे हैं कि मेनली जो है इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन थे, तो सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव थे गुजरात के जो पाटीदार है वो, और यूपी के जो जाट हैं ये इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एक्टिव इन सीडीएम। बात करें पर सीडीएम फर्स्ट की, सेकंड की बात नहीं करें। दे पार्ट इन बायकॉट प्रोग्राम्स, जितने भी जो फॉरेन थिंग्स के, जो फॉरेन क्लोथ्स के और अलग जो भी चीजें थी, उनका जो बायकॉट प्रोग्राम चल रहा था, उस बायकॉट प्रोग्राम के अंदर भी रिच पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन किया। दे फाइट फॉर स्वराज, वो स्वराज के लिए फाइट कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो है हमारा जो देश है वो ब्रिटिश जो है वो क्यों राज करे, जब कंट्री हमारी है तो गवर्नमेंट भी हमारी होनी चाहिए। इस वजह से वो जो लोग हैं गांधी जी के साथ में सीडीएम में पार्टिसिपेट करने लगे। अब बात कर रहे हैं पुअर पीजेंट्स की, तो अब पुअर पीजेंट्स के पास, बेचारे के पास पैसा है नहीं देने के लिए, तो अब क्या करते हैं, उस समय की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस जो है मेनली हायर क्लास जो है या जो पैसे वाले जो लोग थे उन्हीं को सपोर्ट करती थी, तो पुअर पीजेंट्स को वो सपोर्ट करने का कोई चांस ही नहीं था। दे वर ट्राइड बट कांग्रेस वुड नॉट सपोर्ट देम, इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इनका कोई सपोर्ट नहीं किया, नहीं करने की वजह से जो है इनका पार्टिसिपेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इनका, क्योंकि दे आर सपोर्ट सीडीएम फाइनेंशियली, क्योंकि सीडीएम का जो फाइनेंस, जो अमाउंट था, जो पैसा था, इसमें जो खर्च हो रहा था वो कहां से आ रहा था, वो इसी बिजनेस क्लास की तरफ से आ रहा था। तो दे वांट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि उस समय कॉलोनीज पीरियड चल रहा था, तो लॉ किसके चल रहे थे, कॉलोनियल लॉ चल रहे थे, तो ये चाहते थे, क्योंकि इनको जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वहां पे रास्ते में आ जाते थे, जो इनकी पॉलिसीज है वो अलग अलग ऐसी पॉलिसीज आती थी जिनकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाता था, इसलिए ये चाहते थे कि ऐसी पॉलिसीज बने ताकि हमें ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू नहीं देना पड़े, या जो भी रेस्ट्रिक्शन हमारे रास्ते में आ रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन हमारे नहीं आए। दूसरा देव, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने 1920 में दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, एक छोटा वन वर्ड या एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, ठीक है, तो वहां आपको बताना है 1920 में। दूसरी है आपकी FICCI, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1927 में। ये दो जो अलग है, दो अलग अलग यूनियंस है जो बिजनेस क्लास है उसके द्वारा बनाई गई, किसके लिए, जो है यहाँ पर रेवेन्यू नहीं देने के लिए, अपनी अलग अलग जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको दूर करने के लिए और अपनी यूनिटी के लिए। दे सपोर्ट सीडीएम फाइनेंशियली एंड रिफ्यूज बाय एंड सेल फॉरेन क्लोथ्स, इन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो हम जो फॉरेन क्लोथ्स है उन्हें बाय करेंगे और ना उन्हें सेल करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वर्किंग क्लास। दिस ओनली सम वर्कर्स टुक पार्ट इन सीडीएम एक्सेप्ट नागपुर रीजन, और यहाँ पे एक छोटा नागपुर की भी कहानी आएगी जहां पे अपन जो है देखेंगे कि किस तरीके से नागपुर के जो रीजन जो वर्कर्स थे उन्होंने जो है बाइकआउट किया था। मतलब ओवरऑल अपन ये नहीं कह सकते कि सारे वर्कर्स ने किया, कुछ ही वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया। लास्ट देखते हैं वुमेन्स का। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। सबसे पहले तो वुमेन्स जो है अपने घर से बाहर निकलती है, हजारों वुमेन्स गांधी जी को सुनती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, देर उसके बाद गांधी जी के साथ में जो है क्या करती है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और नमक बनाती है। और सबसे बड़ी चीज वो अपनी एक मॉरल ड्यूटी समझती है कि वुमेन्स की भी एक मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के लिए जो है वो सर्विया करे। इस तरीके से जो है अलग अलग कम्युनिटीज ने, अलग अलग क्लास ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी जो है सीडीएम जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अपना यहां से क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, कि ऐसा क्या लिमिटेशन होगी उसकी, ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से सीडीएम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस रही थी। कुछ लिमिटेशंस आपके सामने लिखी हुई है, शॉर्ट में है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशंस ये थी कि कांग्रेस इग्नोर्ड दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास इन ऑर्डर टू प्लीज हाई कास्ट। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। और
इसी पार्टी की वजह से ये पूरा का पूरा जो सीडीएम है वो पूरा कोलैप्स हो गया था। बात करते हैं क्या क्या किया इसने। नंबर 1, जो दलित और जो डिप्रेस कास्ट थी उसको क्या किया इसने, इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही उनकी कोई जो है इश्यूज सुने जाते थे, ना ही उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज की जाती थी। वो केवल जो हाई हिंदू कास्ट थे, इस कौन सी, केवल हिंदू हाई जो कास्ट थी उन लोगों को जो है वो सपोर्ट करते थे। तो नंबर 1 दलित और डिप्रेस हो गए। दूसरा वो क्या करते थे, एसोसिएट विद हिंदू रिलीजियस, केवल हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड वो जो है कमिटमेंट करते थे, जिसकी वजह से जो दूसरी अदर कम्युनिटीज थी लाइक क्रिश्चियंस, हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है, वो जो कम्युनिटीज थी उन लोगों ने सीडीएम में पार्टिसिपेशन नहीं किया, या किया तो बहुत लिमिटेशन में उन्होंने किया। देयर वाज डिस्ट्रिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज एसेंशियल फ्रॉम कांग्रेस, और अलग अलग जो है इनकी पॉलिसीज होने की वजह से जो अलग अलग कम्युनिटीज थी वो इनके प्रॉपर जो है कनेक्शन में नहीं आ पाई। रिच पीजेंट वाज डिसअपॉइंटेड। सबसे बड़ी बात ये अपन ने ये देखा कि जब सिविल डिसोबीडियंस में जो है उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, कोड ऑफ कर दिया। प्रॉब्लम क्या थी, शट ऑफ क्यों किया इन्होंने, कोड ऑफ इसलिए किया, ठीक है, क्योंकि वायलेंस हो गई थी। लेकिन रिच पीजेंट्स ये सोचते थे कि अगर वो उस समय कोड ऑफ नहीं करते तो शायद रेवेन्यू रेट्स है वो रिवाइज हो सकती थी। तो रेवेन्यू रेट्स रिवाइज हुई नहीं, बिना रिवाइज हुए 1931 में गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से रिच पीजेंट्स ने भी उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। और लास्ट देखते हैं, कांग्रेस वाज क्लोजर एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। ये अपन ने देखा कि कांग्रेस को फाइनेंशियल जो इस मूवमेंट को फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल जो भी हेल्प थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग देते थे, बिजनेस क्लास दे रही थी, तो ऑब्वियसली ये लोग जो है इनके क्लोजर होंगे और इनको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे उन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सीडीएम जो है वो एक लिमिटेड मूवमेंट होकर के रह गया। और पूना पैक्ट जो है दो मेन जो कैरेक्टर्स थे उनके बीच में हुआ था। फर्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, द सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड द सेकंड कैरेक्टर इज मिस्टर महात्मा गांधी। तो पढ़ते हैं इसके बीच में क्या क्या हुआ था। तो बात कर रहे हैं अगर पूना पैक्ट की, तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। क्लियर करना, कब हुआ था, सितंबर 1932 में। ओके, अब होता है क्या, देखो स्टार्टिंग कहानी क्या है वो अपन पूरी इसमें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जो बी.आर. अंबेडकर है उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास है सोसाइटी की, जो डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, एक वर्ड में जिसे हम कहते हैं दलित, ठीक है, तो जो दलित थे उन लोगों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम से उन लोगों को सेपरेट किया, ठीक है, और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, उनके लिए अलग से एक विधान परिषद की मांग की कि हमारे को एक इलेक्टोरेट एरियाज मिले, वहां हम पर्सनली इसके लिए दलित लोगों के लिए। लेकिन होता क्या है, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, लेकिन जैसे ही जो अंबेडकर, तो सीधी सी बात है क्योंकि अंबेडकर डिमांड्स कर रहे थे, किसके सामने कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि उस समय हम कॉलोनियल पीरियड में चल रहे हैं, ब्रिटिश जो है रूल हमारे ऊपर है, तो ऑब्वियसली हम जो डिमांड करेंगे वो किससे करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अंबेडकर की जो डिमांड है उस पे कंसीड करती है, उसी समय गांधी जी क्या कर देते हैं, बिगिन फास्ट इनटू द डेथ अंटिल द डेथ। फास्ट अंटिल द डेथ मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाए तब तक वो फास्ट करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं बेटा अनशन, यानी खाना पीना कुछ भी नहीं, जब तक मौत नहीं आए तब तक फास्ट करना, वो होता है फास्ट अंटिल डेथ। तो गांधी जी ने वो स्टार्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि गांधी जी क्या सोचते थे, ही बिलीव दैट, गांधी जी सोचते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित शुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन, कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, सोसाइटी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। कैसे, अगर हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं तो उसकी वजह से। इसलिए फिर क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर दोनों बैठ करके एक टेबल पे जो है डिस्कशन करते हैं। डिसीजन क्या होता है उनके बीच में, अंबेडकर एक्सेप्ट गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो बातें होती वो क्लियर हो जाती है, उसका रिजल्ट किस रूप में आता है अपने सामने, पूना पैक्ट के रूप में। तो पूना पैक्ट क्या है, शॉर्ट में समझते हैं इसको। पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट गिव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्या करता है पूना पैक्ट, जो डिप्रेस्ड क्लास है
उस डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट्स देता है, ठीक है, रिजर्व सीट्स देता है कहां पे, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी किसी भी स्टेट की और हमारे जो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर, उन दोनों के अंदर उनकी कुछ सीट्स है उनको रिजर्व करता है काउंसिल, बट देवर, लेकिन यहां एक शर्त है, आपकी सीट रिजर्व्ड है, सब कुछ है, लेकिन आपको जो है जनरल इलेक्टोरेट जो है उसी से आपको जीत करके आना है। आपको वोट किस मीडियम से दे रहे हैं, जनरल इलेक्टोरेट से ही, जो जनरल वोटिंग सिस्टम है उसी वोटिंग सिस्टम से आपको जो है वोट देने हैं, उसी वोटिंग सिस्टम से आपके जो एमएलएज या एमपीज हैं वो जीत के जाएंगे इन असेंबलीज में, वहां उनके लिए जो सीट है वो रिजर्व्ड होगी, दैट इज पूना पैक्ट। टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं, तो बिना टाइम खराब किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस से समझें कि जो लोग हैं, जो पीपल है, उस पीपल्स को कलेक्ट करने के लिए उनकी जो सोच है, उनका जो सेंस उसको बिलोंग, ठीक है, कलेक्ट जोड़ने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए जो है हम लोगों ने क्या क्या किए, स्ट्रगल मूवमेंट, यूनाइटेड स्ट्रगल मूवमेंट, जो स्ट्रगल है या जो मूवमेंट्स है या जो अपन कह सकते हैं एक्टिविटीज जो अपन ने यूनाइट होके करी, जैसे आप कह सकते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और जो भी सत्याग्रह आप लोगों ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के बारे में देखे, उन सब में क्या किया हम लोगों ने, यूनाइट होकर के जो है स्ट्रगल किए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर यूनाइटनेस की फील्ड जो है डेवलपमेंट हुआ। यूनाइटनेस से उन्हें ये भी पता चला कि यूनाइटनेस जो है उससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती है जो हम सिंगल होकर के वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, फोकलोर्स, परेड्स एंड सिंबल्स और प्लेड अ पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। अब ये सारी चीजें क्या, हिस्ट्री देखो, इतिहास जो हम उठा के देखते हैं, जब इंडिया में जब हम ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो सारी चीजें, ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या क्या चेंजेस है, हमने प्रेजेंट को हिस्ट्री से कंपेयर किया, फिक्शंस बनाए, ठीक है, उसके अलावा सॉन्ग्स जो अंग्रेजों के अगेंस्ट या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडियंस पीपल है, इंडियन पीपल के लिए जो पोइम्स वगैरह, राइम्स वगैरह या सॉन्ग्स जिनसे वो उनके अंदर क्या हो, इंडिपेंडेंस या अपने नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हो, जिसको कह सकते हैं अपन देशभक्ति सॉन्ग्स है ना, वो प्रिंट्स यानी इमेजेस बनाए गए अलग अलग टाइप के, जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, फोकलोर, सिंबल्स बनाए गए, जैसे ट्राई कलर अपना नेशनल फ्लैग है वो बनाया गया, एंड पार्ट ए मेजर रोल इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। तो इन सब ने नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको बढ़ाने के अंदर बहुत ही मेजर रोल है वो प्ले किया था। थर्ड पॉइंट है भारत माता, इसके बारे में बात करते हैं। भारत माता क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एलिगी, ठीक है, एलिग्री क्या होता है, किसी भी कंट्री को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करना, फीमेल फिगर के रूप में, जैसे अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा जर्मेनिया के बारे में पढ़ा, दैट इज फीमेल फिगर एलिग्री, यानी इंडिया को भी इन्होंने भारत माता एक फीमेल फिगर एलिग्री के रूप में रिप्रेजेंट किया, किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने वंदे मातरम है वो भी लिखा 1817 के अंदर, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर इस सॉन्ग को इन्होंने एक्सेप्ट किया नेशनल सॉन्ग के रूप में। वंदे मातरम है जो नेशनल सॉन्ग के रूप में, जैसे भी अपना नेशनल जो है सॉन्ग और एंथम वंदे मातरम है, उसके अलावा जनगण मन है जो अभी प्रेजेंट में है अपने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उनको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, उन लोगों ने उस टाइम पीरियड में लिखा नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। बाद में हमें उन लोगों ने उन चीजों को हमने एक्सेप्ट किया और आज इनको हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के रूप में इसको है मानते हैं। देन फोकलोर रिवाइव्स ट्रेडिशनल एंड स्टोरी ऑफ नेशन, जो हमारी परंपराएं थी, हमारी ट्रेडिशंस थी, जो चेंज हो गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, हमने उनसे लोगों को वापस कि हमारी मॉरल वैल्यूज क्या है, हमारे क्या ट्रेडिशंस थे और प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, तो हमारे ट्रेडिशंस जो है उनकी क्या वैल्यूज है, उन ट्रेडिशंस की वैल्यूज के बारे में हमने उनको क्लियर करवाया, किसके रूप में, फोकलोर्स के द्वारा, ठीक है, जैसे नुक्कड़ नाटक करके या गांव-गांव में जाकर के पैपेट के जो शो होते हैं ना, उस तरीके से। और लास्ट है रिप्रेजेंटिंग रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का रीइंटरप्रिटेशन किया गया और इसी के साथ में जो है ये सारे ऐसे एक्टिविटीज की गई जिस सारा का सारा क्या था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है उनको डेवलप करने के लिए, एक कंट्री को बनाने के लिए, ताकि ये जो लोग हैं इस कंट्री से क्यों लव करें,
ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से लोग इस कंट्री के अंदर रहना पसंद करें, इसको अपना कंट्री इसको एक्सेप्ट करें। इसलिए ये सारी चीजें जो है वो डेवलप की गई, जिसे हमने कहा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं आपको मेरा नंबर लिख रहा हूं, उस पर आप मुझे एसएमएस द्वारा जो है कॉल करके या एसएमएस द्वारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये मेरे नंबर हैं। और आप जो है इसके नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।